एपिसोड 2 की शुरुआत एक और मिस्ट्री के साथ होती है। नैट की मॉम नैट के डैड से बातें कर रही थी, हालांकि उनके सामने वहाँ कोई नहीं खड़ा था। ये देखकर टोफू भी बहुत शॉक था। वो सोच रहा था कि वो आखिरकार किससे बातें कर रही हैं। तभी नैट कहता है, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। उसकी माँ कहती है, ये लंच बॉक्स लेते जाओ, ये मैंने और तुम्हारे डैड ने मिलकर बनाया है। नैट तुरंत गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है, क्या आप प्लीज़ अपना पागलपन बंद करेंगी, डैड के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन नैट की माँ फिर भी नैट के डैड, जिनका नाम सैन था, उनसे बातें करती रहती है। जब वो गेट बंद करने के लिए बाहर आता है तो सारे नेबर्स उसे देख लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम कौन हो और इस घर में कब से रहने लगे। तो वो कहता है, मैं बस कुछ दिनों से ही यहाँ रह रहा हूँ, मैं नैट की माँ का ख्याल रखता हूँ, अब मैं उनके पास जा रहा हूँ। सारे नेबर्स आपस में कहते हैं, क्या नैट की माँ की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसके लिए केयर टेकर रखना पड़ा। नेबर्स में एक लड़की थी जिसका नाम जैन था। वो उन दोनों से कहती है, ये कोई ऐसा वैसा केयर टेकर नहीं है, ये बहुत अजीब है। कल मैंने इसे नैट की बालकनी से नीचे कूदते हुए देखा, वो भी ये बिल्कुल नेकेड था। और तब से नैट की माँ इसे लिटिल प्रिंस बुलाने लगी और अपने साथ ले गई। वो दोनों ओल्डीज कहते हैं, हो सकता है कि ये नहा रहा हो और अचानक से गिर गया हो। जैन कहती है, अगर ऐसा होता तो ये थोड़ा बहुत तो गीला होता, ये बिल्कुल गीला नहीं था। और तो और रात के वक्त मैंने इसे बालकनी पर चढ़ते हुए देखा, ये सीधे नैट के रूम में गया और उसके कपड़े उतारने लगा। ये दोनों साथ में ही सोए थे। जब नैट की माँ को पता चलेगा कि उसके बेटे और उसके केयर टेकर के बीच में क्या क्या चल रहा है, तो उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। नैट अपने ऑफिस जाता है। नैट एक स्क्रीन राइटर था जो स्टोरी लिख रहा था। आज उसे अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी थी। प्रेजेंटेशन में प्रिप भी उसकी मदद करने वाली थी, लेकिन उसका दोस्त जैन उसे बताता है कि प्रिप तो यहाँ नहीं है, वो किसी अर्जेंट वर्क से छुट्टी पर है। नैट कहता है, वो ऐसे अर्जेंट वर्क पे कहाँ चली गई, आज हमारी प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट सीन में हमें उसी घायल लड़के टान को दिखाया जाता है। उस लड़के को विजिट करने के लिए वहाँ वही इंसान आया हुआ था जिसे नैट का फादर बताया जा रहा था। वो खुद को टान का अंकल कह रहा था। तभी प्रिप भी वहाँ पहुँचती है और डॉक्टर से पूछती है उसे क्या हो गया है। तभी पुलिस वहाँ पहुँचती है और उन दोनों से कहती है, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। पुलिस उन दोनों को ट्रेन की पटरियों पर लेकर आती है जहाँ टान घायल मिला था। पुलिस उन्हें बताती है, किसी ने जानबूझकर टान की बॉडी को यहाँ फेंका था। आसपास के विलेजर्स ने उसे बचा लिया, वरना वो ट्रेन के नीचे आ जाता। उसके फ़ोन को चेक करने पर आखिरी के वो 2 नंबर जिनसे उसे कॉल आया था वो तुम दोनों के थे, इसलिए हमने तुम दोनों को यहाँ बुलवाया। हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। सैन कहता है, टान मेरा नेफ्यू था, उसके पेरेंट्स मर गए थे, वो यहाँ अकेला रहता था, इसलिए मैं अक्सर उसे कॉल किया करता था, तो कभी कभी उसे विजिट करने जाता था। प्रिप कहती है, मैं और टान एक साथ एक यूनिवर्सिटी में जापान में पढ़ते थे, मैं उसकी जूनियर थी। वैसे तो हम दोनों फ्रेंड्स थे, लेकिन मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। वो अपने वर्क में बहुत अच्छा था, कभी कभी वो सोशल वर्क भी किया करता था। मैं उसे वर्क रिलेटेड ही कॉल करती थी, पर उस दिन उसने कॉल पिक नहीं किया था। पुलिस उससे पूछती है, क्या तुम बता सकती हो कि टान पर यह हमला कौन करवा सकता है। प्रिप कहती है, हो सकता है जिस कंपनी के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहा था उन्होंने यह हमला करवाया हो। दूसरी तरफ नैट अपनी स्टोरी डायरेक्टर को दिखाता है, लेकिन डायरेक्टर उससे कहता है, ये बात सच है कि हमने बॉयज़ लव स्टोरी मांगी थी, लेकिन तुमने इतनी सीरियस स्टोरी लिखी है, थोड़ी लवी रवी स्टोरी लिखनी चाहिए थी। ये स्टोरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम्हें अभी के अभी इसे चेंज करना होगा। नैट बेचारा दुखी होते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी उसका दोस्त जैन उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, जो ऐसी ही बातें करता है, पर वो तुम पर ट्रस्ट करता है, उसे तुम्हारी स्टोरी ज़रूर अच्छी लगेगी। नैट की माँ एप्पल्स काटते वक्त फिर नैट के फादर को समझ के खुद से ही बातें किए जा रही थी और कह रही थी, क्या तुम्हें पता है मुझे एप्पल्स कितने पसंद थे, तुम हमेशा मेरे लिए लेकर आते थे। तभी नैट वहाँ पहुँच जाता है और उनसे कहता है, आप कब तक और ये सब करेंगी, अब मैं थक चुका हूँ। मैं आपके लिए एप्पल्स लेकर आया था ये सोचकर कि आपको एप्पल्स अच्छे लगते हैं, पर एप्पल्स को देखकर भी आपको डैड की याद आ रही है। मैं आपको कितनी बार और समझाऊं, डैड यहाँ नहीं है। नैट की माँ उससे कहती है, चुप रहो, वो हमेशा मेरे साथ हैं, आज उन्होंने मेरे साथ तुम्हारा लंच बनवाया था। नैट फिर चिल्लाते हुए कहता है, आपको क्यों समझ नहीं आता, वो मर चुके हैं, अब वो कभी हमारे पास नहीं आएंगे। टोफू को अब सारी बातें समझ आती हैं कि क्यों नैट की माँ खुद से ही बातें कर। नैट की माँ रोते हुए कहती है, फिर से ऐसा मत कहना, मुझे पता है कि तुम अपने फादर से बहुत नाराज हो, लेकिन वो मरे नहीं हैं, वो मेरे साथ ही हैं, टोफू को भी यहाँ वो ही लेकर आए हैं।
नेट उनसे कहता है मैं क्या करूं आपका और किस तरीके से आपको समझाऊं, प्लीज़ अपना पागलपन बंद करिए। नेट रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। टोफू भी उसके पीछे पीछे जाता है। नेट को रोता हुआ देखकर टोफू सोचता है पहले जब भी नेट रोया करता था तो वो मुझे गले लगाता था जब मैं उसका टेडी बियर था, लेकिन अब मैं उसे गले नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। टोफू नेट के रूम के बाहर ही सो जाता है। सुबह जब नेट अपने रूम से बाहर आता है तो टोफू को देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमसे कहा था ना गेस्ट रूम में रहा करो। तो टोफू उससे कहता है मैं यहाँ रात को तुम्हारे पास सोने के लिए आया था पर तुम रो रहे थे, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं बाहर ही सो गया। नेट उसे कहता है ठीक है अब मैं वर्क पर जा रहा हूँ, माँ का ख्याल रखना। नेट जब नीचे आता है तो वो देखता है उसकी माँ वहाँ नहीं थी। वो अपने पेट डॉग से पूछता है तो उसका पेट डॉग उसे बाहर ले जाने लगता है। तभी टोफू भी बाहर भागते हुए आता है और नेट से कहता है नेट माँ कहाँ है, वो घर पर नहीं है। नेट की माँ किसी गार्डन में थी जहाँ नेट के दोनों नेबर्स उसे देख लेते हैं। तभी वो किसी के पानी में कूदने की आवाज़ सुनते हैं। उन्हें लगता है कि वो नेट की माँ ही है और वो तुरंत नेट को फ़ोन कर देते हैं। नेट जल्दबाजी में वहाँ से जाने लगता है और टोफू से कहता है तुम कैसे केयर टेकर हो, तुमसे कहा था ना माँ का ख्याल रखना। टोफू भी उसके साथ जाने के लिए कहता है लेकिन नेट उसे अपने साथ नहीं ले जाता। नेट जब उस जगह पहुँचता है तो वो देखता है पानी में जो लड़की गिरी थी वो उसकी माँ नहीं थी। उसका नेबर कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारी माँ को देखा था इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई। टोफू जब घर आता है तो सोचने लगता है नेट की माँ कहाँ गई होंगी और वो घर के फर्नीचर से भी पूछने की कोशिश करता है क्या उनमें से किसी ने नेट की माँ को कहीं जाते हुए देखा। तो उसे पता चलता है कि नेट की माँ अपने साथ जाने से पहले पुराने घर की चाबियाँ लेकर गई थी। नेट तुरंत गैन को अपने साथ लेकर चलता है और उसे बताता है कि उसकी माँ मिसिंग है। प्रिप भी उन दोनों के साथ जाने के लिए कहती है लेकिन गैन प्रिप से कह देता है डायरेक्टर को बोल देना कि नेट मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा, उसकी माँ मिसिंग है। डायरेक्टर को जब ये पता चलता है तो वो कहता है नेट की माँ मिसिंग है, हम उसके बिना मीटिंग कैसे करेंगे। मुझे सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे क्यों मिले हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एक तुम थी जो सुबह गायब हो गई, एक ऐसे लड़के को देखने के लिए चली गई जिसने तुम्हें डंप कर दिया था। प्रिप कहती है आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ सिंपैथी रखनी चाहिए। तो डायरेक्टर कहता है जब नेट वापस आए तो उससे कह देना मेरे पास उसके लिए गुड न्यूज़ है। गैन नेट से कहता है हो सकता है तुम्हारी माँ हॉस्पिटल गई हो। तो नेट कहता है पर उनकी अपॉइंटमेंट अभी नहीं है, 2 महीने बाद है। तभी उसे टोफू कॉल करता है और उससे कहता है मुझे पता चल गया है कि माँ कहाँ गई हैं, वो तुम्हारे पुराने घर पे गई हुई हैं। नेट उससे कहता है तुम्हें कैसे पता। तो टोफू कहता है क्योंकि अक्सर वो अपने पुराने घर की बातें करती थी, उन्हें अपने घर की याद आ रही होगी। जब टोफू बाहर आता है तो नेबर्स पूछते हैं नेट की माँ का पता चल गया। तो टोफू कहता है मुझे पता है कि वो कहाँ पर हैं, वो अपने पुराने घर पर हैं, लेकिन मैं वहाँ का रास्ता नहीं जानता। तभी जैन वहाँ आकर कहती है मुझे पता है कि वो घर कहाँ है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। नेट की माँ सच में अपने पुराने घर ही गई हुई थी। टोफू जैन के साथ वहाँ पहुँच जाता है। जैन को सिक्योरिटी गार्ड वहाँ रोक लेते हैं क्योंकि वहाँ कार पार्क करने की जगह नहीं थी। टोफू जब उस घर को देखता है तो वो भी अपने पुराने दिन याद करता रहता है क्योंकि जब वो टेडी बियर था तो वो नेट की फैमिली के साथ पहले यही रहा करता था। नेट जब गैन के साथ वहाँ पहुँचता है तो वो जान को बाहर खड़ा हुआ देखता है। जान उससे कहती है मैं अपने साथ टोफू को यहाँ लाई थी। अब जान नेट से कहती है तुम्हारी माँ सच में पागल हो गई है, वो अभी भी पास्ट में जीती है। अब नेट उससे कहता है पागल वो लोग नहीं होते जो पास्ट में जीते हैं, बल्कि वो लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं। अगर तुम ऐसे किसी को जानती हो तो अच्छा होगा कि उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए। तो जान उससे कहती है क्या कहा तुमने। ज्ञान उससे कहता है अच्छा होगा कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। टोफू जब नेट की माँ को वहाँ देख लेता है तो उनके पास जाता है। नेट की माँ उससे कहती है तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ, तुम्हें ज़रूर नेट के फादर सैन ने बताया होगा ना। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार उनसे मिली थी। टोफू क्या तुम्हें मिरेकल्स में विश्वास होता है। टोफू तुरंत हाँ कर देता है। तो नेट की माँ कहती है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ यहाँ रहा करती थी। एक दिन वो बहुत बीमार थी। वो मुझे कॉल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन गलती से वो कॉल नेट के फादर को लग गया। तब हम उन्हें जानते भी नहीं थे, लेकिन मेरी ग्रैंड माँ की हालत देखते हुए वो तुरंत मेरे घर आए और मेरी ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल पहुँचाया।
उस दिन ही हम दोनों की पहली मुलाकात थी। तो वो उनसे कहता है, आपने कभी ये सारी बातें नैट को नहीं बताई? तो नैट की माँ कहती है, नहीं, मैं जब भी उसके सामने उसकी फादर की बात करती हूँ तो वो बहुत नाराज़ हो जाता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने फादर की बातों से नाराज़ हो जाता है या वो मुझे पसंद ही नहीं करता। तो वो कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। जैसे ही उसे पता चला कि आप मिसिंग हैं, वो तुरंत आपको ढूंढने के लिए निकल गया। नैट की माँ कहती है, क्या सच में? मैंने तो सोचा था कि वो कुछ टाइम तक मुझे नहीं देखेगा तो खुश रहेगा। क्या मैंने फिर से अपने बेटे को मुसीबत में डाल दिया? मैं बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हूँ। तभी नैट रोते हुए वहाँ आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ घर चलिए। जब तीनों घर पहुँचते हैं तो नैट उन तीनों के लिए फूड ऑर्डर करता है। फूड डिलीवरी बॉय वही बाइकर बॉय था जिससे गैंग टकरा गया था। उस वक्त वो डिलीवरी बॉय टोफू की शक्ल नहीं देख पाता, लेकिन सीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे डिलीवरी बॉय टोफू को पहले से जानता हो। अब टोफू नैट से कहता है, मैं जैन के पास उससे माफ़ी मांगने जा रहा हूँ। वो जब मुझे पुराने घर तक लेकर गई थी तो मैं उन्हें कार के पास ही छोड़ गया था। नैट उससे कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बात सुनो, अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो। ये सुनते ही टोफू उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है, इसका मतलब अब मैं यहाँ रह सकता हूँ? नैट उससे कहता है, पहले मेरी पूरी बात सुनो, तुम्हें ओबीडियंट रहना होगा, माँ का ख्याल रखना होगा, और जब तक ज़रूरत ना पड़े उस जान के नज़दीक भी मत जाना। अब तीनों साथ में लंच कर रहे होते हैं। नैट टोफू से कहता है, जब तुम फ्री हो जाओ तो मेरे रूम में आना। जब टोफू उसके रूम में जाता है तो नैट उसके हाथ की चोट पर दवा लगाता है, जो उसे तब लगी थी जब टोफू नैट के साथ नैट की माँ को ढूंढने जाने की जिद कर रहा था, लेकिन नैट ने उसे धक्का दे दिया था। नैट उससे पूछता है, तुम उस बात को लेकर मुझसे बहुत नाराज़ होंगे ना? टोफू कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम अपनी माँ को लेकर बहुत वरीड थे, इसलिए तुमने ऐसा किया, वरना तुम मुझे कभी हर्ट नहीं करते। नैट उसकी तरफ ही देखता रहता है तो टोफू उससे कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का हमेशा ख्याल रखूँगा। नैट उससे कहता है, क्या बातें कर रहे हो? जब तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगी तो तुम वैसे भी चले जाओगे और हम सबको भूल भी जाओगे। मैं वैसे भी कौन सा इम्पोर्टेंट इंसान हूँ? तो वो उससे कहता है, नहीं, मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। नैट उससे कहता है, लगता है तुम्हारी मेमोरी के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी चला गया है, कैसी बातें कर रहे हो? अब मेरे रूम से बाहर जाओ। अगली सुबह टोफू नैट की माँ के साथ किचन में मदद कर रहा था। अचानक उसका हाथ जल जाता है। नैट की माँ उससे कहती है, जल्दी से अपने कान पकड़ लो, मैंने देखा है कि इस तरह थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। वैसे तुम इतने गर्म फूड को ऐसे हाथ से ही क्यों उठा रहे थे? तुम्हें नैपकिन का इस्तेमाल करना चाहिए था। टोफू बेचारा सोचने लगता है, इस घर का डॉग भी मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, मुझे ह्यूमन के तौर तरीके सीखने में टाइम लगेगा। अब नैट अपना लंच बॉक्स लेने के लिए आता है, तभी सडनली टोफू उसके सामने खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी नैट की माँ उसके हाथ में लंच बॉक्स दे देती है। नैट जैसे ही अपने ऑफिस वर्क पे जाता है, हमेशा की तरह प्रिब उसका लंच बॉक्स छीन लेती है। नैट की माँ और टोफू ने मिलकर लंच बॉक्स में एक क्यूट से टेडी की शेप बनाई थी और साथ में एक नोट भी रखा था। उस नोट में उसकी माँ ने लिखा था, नैट, मुझे माफ़ कर दो, कल मैंने जो भी कुछ किया, मैं प्रॉमिस करूँगी आज से मैं तुम्हारी एक अच्छी माँ बन के दिखाऊँगी। ये लंच बॉक्स मैंने और लिटिल प्रिंस ने मिलकर बनाया है, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। उस नोट में सबसे नीचे टोफू ने भी लिखा था, अपने फूड को एंजॉय करना। नैट सोचने लगता है, इसकी हैंडराइटिंग किंडरगार्टन के बच्चों जैसी क्यों है। अब ज्ञान प्रिब से पूछता है कि वो आखिरकार गई कहाँ थी, तो प्रिब उसे बता देती है, जापान में उसके एक सीनियर थे जिन पर हमला हुआ और वो अब कोमा में चले गए हैं। अब हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी, मिस्टर टैन के साथ जो भी कुछ हुआ है हमें बहुत बुरा लगा और हम उनके हॉस्पिटल का सारा खर्च उठाएंगे, और ये हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम इस न्यूज़ को छुपाना चाहते हैं, हमें बस उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो लेडी टीआरडी कंपनी की ओनर थी, यानी वही कंपनी जिसके अगेंस्ट टान प्रोटेस्ट कर रहा था। तभी टान का अंकल सैन भी वहाँ खड़ा होता है। वो लेडी सैन को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, ये मिस्टर सैन, ये भी टीआरडी कंपनी के एक मैनेजर हैं। हालांकि सीन को देखकर लगता है कि दोनों के बीच में और भी कुछ था। अब पुलिस उस लेडी को अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाती है। सैन टान के पास आकर कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ हो जाएगा। टोफू नैट की माँ के पास आकर कहता है, बाहर कोई डिलीवरी बॉय आया है और वो आपके सिग्नेचर चाहता है। नैट की माँ कहती है, मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही थी, मैं जरा बाहर जाती हूँ, तुम जरा ये कर देना।
टोफू जैसे ही मशीन में कपड़े डाल रहा होता है, जैसे ही मशीन वो ऑन करता है, मशीन को घूमता हुआ देखकर टोफू को चक्कर आने लगते हैं और वो सडनली बेहोश हो जाता है और उसे वो दिन याद आने लगता है जिस दिन वो पहली बार जागा था, जब नैट टोफू टेडी बियर को पकड़कर बहुत रो रहा था क्योंकि उसके पेरेंट्स में झगड़ा हो रहा था। सडनली टोफू की आंखें बंद होने लगती हैं और जैसे ही वो आंखें बंद करता है, दूसरी तरफ टान की आंखें खुल जाती हैं। नैट की माँ टोफू को होश में लाने की कोशिश करती है। टोफू जैसे ही होश में आता है, टान की आंखें फिर से बंद हो जाती हैं। टोफू होश में आकर कहता है, क्या मैं अभी भी ह्यूमन हूँ? मुझे लगा कि मैं टेडी बियर बन गया हूँ। नैट की माँ उससे कहती है, तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। सैन डॉक्टर से कहता है, अभी टान होश में आया था, वो कैसे पॉसिबल हुआ? तो डॉक्टर उससे कहते हैं, उनकी कंडीशन अभी भी वैसी ही बनी हुई है, हम भी बहुत शॉक्ड हैं, कोमा कंडीशन में उनकी आंखें कैसे खुली? पुलिस उस लेडी से कहती है, टान के प्रोटेस्ट की वजह से आपका TRD प्रोजेक्ट बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा होगा। तो वो लेडी कहती है, आपके कहने का मतलब है कि हमने ये सब करवाया है, हमें टान से कोई पर्सनल इशू नहीं था। अब वो पुलिस उससे पूछती है, बस एक और क्वेश्चन हमें आपसे करना था, क्या आप सैन को पहले से जानती हैं? तो वो लेडी कहती है, मैंने न्यूज़ में ही देखा कि वो टान के अंकल हैं, इससे पहले मैं उन्हें नहीं जानती थी। नैट जब डायरेक्टर को अपनी स्टोरी दिखाता है तो वो फिर उससे कहता है, तुम्हारी बॉय लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें रोमांस नहीं है। तुमने इतनी सीरियस स्टोरी क्यों लिखी है? कॉलेज वाला हाई स्कूल रोमांस क्यों नहीं है इसमें? नैट उसे कहता है, आपको क्या लगता है ऐसी सारी स्टोरीज जिनमें बस हाई स्कूल रोमांस दिखाया गया हो वो प्योर होती हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरी स्टोरी में सिर्फ हाई स्कूल रोमांस दिखाया जाए, कोई सीरियसनेस भी होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए। तो वो डायरेक्टर उससे कहता है, कहीं ये स्टोरी तुम्हारी कहानी तो नहीं है? नैट उससे कहता है, हर एक ऑथर की स्टोरीज में कुछ ना कुछ उसकी लाइफ का हिस्सा होता ही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी परफेक्ट नहीं तो मैं फिर से अपना बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करूँगा। घर जाने के बाद नैट फिर न्यांग की प्रोफाइल पिक्चर चेक करता है और सोचने लगता है, क्या 10 साल बाद भी उसकी फ़ोटोग्राफ ऐसी ही होती? तभी टोफू उसके रूम में कुछ खाने के लिए लेकर आता है और उससे कहता है, तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, इसलिए ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इसे ज़रूर खा लेना वरना तुम भी मेरी तरह बेहोश हो जाओगे। नैट उससे कहता है, ठीक है अब तुम जा सकते हो। तो टोफू उससे कहता है, तुम्हें पता है ना मेरे पास कोई और जगह नहीं है जाने के लिए। नैट कहता है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा घर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। टोफू उसके रूम से जाता नहीं है बल्कि वहीं खड़ा रहता है। तो नैट उससे कहता है, मैं तुम्हें पागल लगता हूँ क्या? जल्दी बाहर जाओ। और टोफू के बाहर जाते ही नैट मुस्कुराने लगता है। अगले दिन नैट गैन के साथ टोफू को न्यंग के घर लेकर आता है। वो टोफू को कार में ही छोड़ जाते हैं। वो दोनों न्यंग के घर के बाहर खड़े होते हैं। गैन देखता है कि उसी बाइकर बॉय की बाइक वहाँ खड़ी हुई थी। नैट 10 साल पुराने दिन याद करने लगता है जब वो इस घर में न्यंग से मिलने के लिए आया था। वो उस दिन न्यंग को प्रपोज करने और उसे रोज़ देने के लिए आया था, लेकिन तभी न्यंग को उसके डैड बुला लेते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। अब वो बाइकर बॉय उस घर से बाहर निकल कर आता है। वो गैन को देखकर उससे कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अपने पैसे लेने के लिए आए होंगे ना? ऐसा कहकर वो उसके हाथ में पैसे रख देता है। तो गैन उससे कहता है, ये पैसे मैंने तुम्हें कोई लोन के तौर पर नहीं दिए थे, ये तुम ही रख लो, और अगर तुम फूड डिलीवरी कर चुके हो तो अब यहाँ से चले जाओ। तो वो बाइकर बॉय कहता है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ फूड डिलीवरी करने नहीं आया। तभी एक लड़का टोफू को वहाँ से कार हटाने के लिए कहता है। टोफू बाहर निकलकर नैट के पास आ ही रहा होता है कि तभी वो बाइकर बॉय नैट को देखकर कहता है, न्यंग। वो तीनों उसके घर में जाते हैं तो वहाँ न्यंग की काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई थी। गैन न्यंग की एक फ़ोटोग्राफ को नैट को दिखाते हुए कहता है, ये न्यंग तो सच में बिल्कुल टोफू जैसा लगता है, कहीं इसका कोई कज़िन तो नहीं? टोफू देखकर कहता है, क्या ये न्यंग मुझे जानता है? क्या ये बता सकता है कि मैं कौन हूँ? और वो मन में सोचने लगता है, मैं एक टेडी बियर हूँ, मेरे कजिन्स कैसे हो सकते हैं? अब नैट उस बाइकर बॉय से पूछता है, तुमने कहा कि यहाँ 2 लोग रहते हैं, वो दूसरा इंसान कहाँ है? तो वो बाइकर बॉय कहता है, मैं यहाँ अपने डैड के साथ रहता हूँ। नैट उससे कहता है, लेकिन यहाँ तो न्यंग रहा करता था ना? तो वो बाइकर बॉय कहता है, लेकिन न्यंग अब नहीं रहा। और एक और मिस्ट्री के साथ ये एपिसोड भी हमारा ख़त्म हो जाता है। आई होप एपिसोड 2 भी आपको पसंद आया होगा। एपिसोड 3 भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।